Everyone, welcome to the dynamic study, and this is our quiz number 12. In this quiz we discuss about the question that is related to atmosphere and meteorology. That is very important for your exam point of view. And the first question is the turbulent updraft and downdrafts flow are an example of. किसके एग्जाम्पल हैं ये, किस रेंज में आते हैं? जो मेट्रोलॉजी की स्केलिंग होती है उसमें ये माइक्रो स्केल में आएंगे, मीजो स्केल में आएंगे, प्लानिटरी स्केल में आएंगे, सिनॉप्टिक स्केल में आएंगे। तो ये आता है आपका टर्बुलेंट जो भी अप डाउन ड्राफ्ट होता है, ये आता है आपका माइक्रो स्केल में। देखो स्केलिंग जो होती है वो 3 टाइप्स में डिवाइड कर दी जाती है मेट्रोलॉजी में, माइक्रो स्केल, मीजो स्केल एंड मैक्रो स्केल। माइक्रो स्केल जो आपका होता है 0 to 1 किलोमीटर की रेंज में होता है, जो कि सेकेंड्स टू मिनट्स में होता है। और आपका ये जो टर्बुलेंस होता है ये भी बस इतने ही देर के लिए होता है और बहुत हाई रेंज में भी नहीं होता। ये कुछ पर्टिकुलर एरिया यानी रीजन लेवल पे ही इम्पैक्ट करता है, ज़्यादा दूर तक नहीं होता। जिसमें आपका विंड डस्ट और माइक्रो बर्स्ट डस्ट डेबिल आते हैं। जो आपका लैंड ब्रीज और सी ब्रीज भी होते हैं ये आपका मीजो स्केल में आते हैं, जो 1 किलोमीटर to 1000 किलोमीटर की रेंज में होता है। और जो आपका 1000 किलोमीटर to 40,000 किलोमीटर, और इसमें भी 1000 to 5000 आपका सिनॉप्टिक हो गया, और 5000 to 40,000 हो गया आपका प्लानिटरी स्केल। देखो माइक्रो स्केल का जो है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सिनॉप्टिक एंड प्लानिटरी। प्लानिटरी में आपका लारीना एलिना ट्रेड विंड्स सारी चीज़ें आती हैं जो ग्लोबल पैटर्न लेवल पे इम्पैक्ट करती हैं, ग्लोबल पैटर्न लेवल पे दिखाती है। और लैंड ब्रीज सी ब्रीज आपका मेजो स्केल में आता है। द सेकेंड क्वेश्चन इज़ द परसेंटेज ऑफ टोपोस्फेरिक ओजोन। टोपोस्फेरिक ओजोन जो टोपोस्फियर में जो हमारा ओजोन पाया जाता है वो कितना परसेंट है टोटल एटमॉस्फेरिक ओजोन का? दैट इज़ 10%। बाकी जो मैक्सिमम हमारा जो होता है वो आपका होता है कि आपका स्ट्रेटोस्फियर में 25 से 30 किलोमीटर तक की रेंज में पाया जाता है। जो 10 ppm कंसनट्रेशन की लेयर होती है वही आपकी ओजोन लेयर होती है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है जो कि असर्शन एंड रीजन बेस पे है। That is a geostrophic wind velocity is independent of latitude and geostrophic wind velocity is determined by the pressure gradient force. That is the correct explanation. सो देखो जियोस्ट्रॉपिक विंड क्या होती है? जियोस्ट्रॉपिक विंड ये होती है प्रेशर ग्रेडियंट। आप ये समझो कि एक जगह से दूसरे जगह पे जो प्रेशर का चेंज आता है, एक जगह पे 80 मिलीबार है, दूसरी जगह 100 मिलीबार हो गया, जो चेंज आ रहा है यही आपका प्रेशर ग्रेडियंट होता है। इसी की वजह से हवाएं चलती हैं, यानी विंड ब्लो करती है। विंड ब्लो की स्पीड जब भी बढ़ जाती है, तभी जो भी मानो विंड ब्लो कर रही है तो अर्थ पे क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स होता है अर्थ के घूमने की वजह से, अर्थ की रोटेट करने की वजह से, जिसकी वजह से हवाएं क्या होती हैं कि वो राइट में घूम जाती हैं, किसमें? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यानी आपका उत्तरी गोलार्ध जो होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उसमें राइट की साइड घूम जाएंगी इसी कोरियोलिस फोर्स की वजह से, और साउदर्न हेमिस्फीयर में ये लेफ्ट की तरफ घूम जाएंगी। जब भी इनकी विंड की स्पीड ज़्यादा बढ़ती है और कोरियोलिस फोर्स इक्वल हो जाता है आपका प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के, एट दिस पॉइंट द विंड विल बी ब्लोइंग पैरेलल टू द आइसोबार्स। when this happen the wind will is referred to as a pressure gradient force। और जब आपका ये कोरियोलिस फोर्स होता है ये आपका डिपेंड करता है किस पे? साइन की वैल्यू पे। साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, यानी इसका पोल पे ज़्यादा इम्पैक्ट होना चाहिए, और 0 इक्वेटर पे कम। जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और इन दोनों प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और कोरियोलिस फोर्स दोनों ही इम्पैक्ट करते हैं जियोस्ट्रॉपिक विंड के फॉर्मेशन में। तो ऑब्वियस सी बात है ये इंडिपेंडेंट होता है लैटिट्यूड के। लैटिट्यूड्स ऊपर नीचे होने पे भी इसके फॉर्मेशन में ही आएगा, चेंजेस आएंगे कि जियोस्ट्रॉपिक विंड का फॉर्मेशन कहाँ पे हो सकता है, इक्वेटर पे हो सकता है, पोल पे हो सकता है, कहाँ पे हो सकता है? ऑब्वियस सी बात है कि जहाँ 0 डिग्री होगा, जब वहाँ पे कुछ इम्पैक्ट होगा ही नहीं, तो वहाँ पे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। 90 डिग्री पे ज़्यादा होगा तो होगा, लेकिन वहाँ पे इम्पैक्ट कम दिखता है क्योंकि साइज़ की वजह से कम हो जाती है, टेम्परेचर भी ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाते हैं। सो फोर्थ क्वेश्चन इज़ अ मिक्सिंग हाइट ड्यूरिंग नाइट इज़ अ टिपिकली इन द रेंज। मिक्सिंग हाइट जो होती है आपकी वो नाइट टाइम पे कितने वर्टिकल क्या कहते हैं जो उसकी मीटर होता है वो कितने रेंज तक पाई जाती है? तो दैट इज़ द आंसर इज़ अ लेस देन अ फ्यू हंड्रेड मीटर। देखो मिक्सिंग हाइट क्या होती है? जब गर्म हवा जानती हो कि ऊपर चलती है और वो ऊपर उठती जाती है, उसकी टेंडेंसी यही होती है। तो आप जानो कि उसके सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है, एक पार्सल है जो काफ़ी हीट है और उसके सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है ठंडा है। तो अब ये सी बात है कि वो ऊपर उठता जाएगा और तब तक ऊपर उठेगा जब तक कि उसके सराउंडिंग का टेम्परेचर और उसका टेम्परेचर दोनों इक्वल ना हो जाए। यानी जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो स्टेबल हो जाएगा, एटमॉस्फेयर स्टेबल हो जाएगी। तो जिस पॉइंट पे वो स्टेबल होकर के दोनों टेम्परेचर मिलेंगे, दैट इज़ पॉइंट इज़ अ मिक्सिंग पॉइंट, एंड दैट इज़ हाइट इज़ अ मिक्सिंग हाइट फ्रॉम द 0 टू द अबव, जहाँ पे वो मिक्स कर रहे हैं, इसी को मिक्सिंग हाइट बोली जाती है। और फिफ्थ क्वेश्चन इज़ अ ये भी असर्शन रीजन बेस है। द मेन ग्रीन हाउस गैस अदर देन कार्बन डाइऑक्साइड हैव अ ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल मच हायर देन दैट ऑफ द CO2। दे अब्जॉर्ब शॉर्टर वेवलेंथ बिटवीन 7 माइक्रोमीटर एंड द 13 माइक्रोमीटर विच ओवरलैप द एटमॉस्फेरिक विंडो। देखो इसमें ये कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है
इसकी बाकी जो गैसों की वार्मिंग पोटेंशियल है वो ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड में। क्यों? क्योंकि वो उस रेंज की भी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर ले रही हैं, 7 माइक्रोमीटर 13 माइक्रोमीटर, जो कि एटमॉस्फेरिक विंडो से होकर पास में जाती है। ऑब्वियस सी बात है, दोनों की एक्सप्लेनेशन सही है, एकदम करेक्ट है, इसको मान के चलो आप। देखो, जो आपका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है गैसों का, वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो वो आपका जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होती है, देखो सन की लाइट कितनी आई, शॉर्ट वेव में आई, और जब उसको अर्थ जो है एब्जॉर्ब की, फिर उसको जब रिलीज़ करती है, दैट इज़ अ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। जो इंफ्रारेड रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन होता है उसके ऊपर, और वो गैस जो है एटमॉस्फेयर में कितने टाइम तक रह रही है। जैसे कि आपका मीथेन का हो गया, इसका जो लाइफ टाइम ईयर्स होता है 12.5 ईयर्स का होता है। अब इसकी पोटेंशियल भी होती है, वो ईयर के बेस पर निकाल जाती है। जैसे 20 ईयर्स का निकालो, आप 100 ईयर्स का निकालो, 500 ईयर्स का निकालो, तो इसके बेसिस पे आप 100 ईयर्स का जो निकाला जाता है, इसकी 34 हो जाती है। यानी 34 आपका जो CO2 का मालिक्यूल होगा वो इक्वल टू एक मीथेन का मालिक्यूल्स होगा। अब देखो, मीथेन का CO2 का मालिक्यूल्स बस उतना ही एब्जॉर्ब करता है कि जो कि एटमॉस्फेरिक विंडो में नहीं रेंज में आते, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। बाकी मीथेन, CFC, बाकी चीज़ें जो हो गई, ये उन रेंज की चीज़ों को भी एब्जॉर्ब कर ले रही हैं जो कि एटमॉस्फेरिक विंडो से होके जा रही हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, ये ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर रही हैं कंपेरिजन टू द कार्बन डाइऑक्साइड। जब इनकी ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रही हैं तो इनकी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बढ़ जा रही है, क्योंकि इनका रोल प्ले ज़्यादा हो जा रहा है हीट एब्जॉर्ब करके हमारे ग्लोब को वार्म करने में, यानी इनकी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ज़्यादा हो जा रही है। ये रेडिएटिव फोर्सिंग के बेसिस पे भी इसको आइडेंटिफाई किया जाता है, जिसका एक फार्मूला होता है IPCC। इसको हर 2 या 3 साल पे, हर साल उनकी जब असेसमेंट की रिपोर्ट आती है, इसको आइडेंटिफाई करती है, उनकी वैल्यू फ्लक्चुएट होती रहती है। ये भी मत मान के चलो कि 34 है या 32 है, तो मे भी इसका 34 2013 में भी था, 32 हो गया था इसका 2018 में मीथेन का जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल था। तो ये फ्लक्चुएट करता है, ये फिक्स नहीं होता, आप ये मान के चलो। दो हमारा 6th क्वेश्चन है, कीलिंग कर्व प्रेजेंट द ईयरली वेरिएशन इन द कंसंट्रेशन। आप देखो, कीलिंग कर्व बहुत फेमस है। ये स्टार्ट कार्बन डाइऑक्साइड के लिए मेजर किया जाता है। मोनोलोआ में कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन जो भी हम ग्लोबल वार्मिंग के लिए मेजर करते हैं, इसको आप देख लीजिएगा, तुरंत डालोगे मोनोलोआ, आ जाएगा कीलिंग कर्व। कीलिंग कर्व इसीलिए ही था आपका, मोनोलोआ में स्टार्ट किए थे इसको, और वो कार्बन डाइऑक्साइड के मेजरमेंट के लिए ही था। देखो, कीलिंग कर्व वाज, यू कैन से दैट इस्टेब्लिश अ परमानेंट रेसिडेंस। इन्होंने मोनोलोआ में जो साइंटिस्ट थे हमारे यहाँ के, वो हमारे यहाँ के नहीं, मतलब जो भी हमारे कीलिंग कर्व के साइंटिस्ट, कीलिंग कर्व जिन्होंने बताया था, डॉक्टर चार्ल्स डेविड कीलिंग जो थे, 1958 में इन्होंने स्टार्ट किया था। तो इन्होंने इस्टेब्लिश किया था रेसिडेंस एज अ मोनोलोआ ऑब्जर्वेटरी में इन हवाई, तो कंटिन्यू हिज रिसर्च किए थे इन्होंने। अब इन्होंने मोनोलोआ में ये ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया कि वहाँ पे कंटिन्यूसली कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन हर ईयर बढ़ता जा रहा है। तब से इन्होंने स्टार्ट करना, वहाँ परमानेंट वहाँ पे लैब इस्टेब्लिश हो गई, और कंटिन्यूसली ये 1958 से आज तक मेज़र करता आ रहा है, और इस पूरा पैटर्न जो दिखाता है फ्लक्चुएसन का। तो अब ये कंटिन्यूसली एवरेज ये भी दिखा रहा है कि कंटिन्यूसली ये बढ़ता जा रहा है। तो आप इसको देख सकते हैं, ये अवेलेबल है, हर टाइम ये अपडेट होता रहता है। कीली कर्व यही होता है जो शो करता है। द 6th क्वेश्चन इज मिलेनोविच साइकिल रिफर टू। मिलेनोविच साइकिल इस पर रिफर करती है, शिफ्टिंग द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस, शिफ्टिंग द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस water in the middle latitude of the Pacific Ocean, the timing of the northern light in the thermosphere, the change in the earth rotation and orbit around the sun that may trigger climate variation, upwelling and downwelling in the ocean. The correct answer is the third. Milankovitch cycle is the change in the earth rotation में change and orbit around the sun that may trigger climate variation. देखो, मिलानकोविच साइकिल, व्हाट इज़ द मिलानकोविच साइकिल? देखो, मिलानकोविच साइकिल ये 3 चीज़ों को इंक्लूड करती है। द शेप ऑफ द अर्थ ऑर्बिट, जो शेप होती है उसकी अर्थ ऑर्बिट की, दैट इज़ नोन एज अ इसेंट्रिसिटी बोला जाता है इसको। द एंगल अर्थ एक्सिस इज टिल्टेड विथ रिस्पेक्ट टू द अर्थ ऑर्बिटल प्लेन। अर्थ ऑर्बिटल प्लेन जो होता है उसके रेफरेंस में, अर्थ ऑर्बिटल प्लेन होता है उसके रेफरेंस में, नोन एज अ ऑब्लिक्विटी। फिर उसके बाद क्या हो गया आपका, द डायरेक्शन अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पॉइंटेड नोन एज प्रिसीजन। देखो, प्रिसीजन हो गया ये। अब प्रिसीजन अब क्या कर सकते हो कि जैसा व्हाट वी कैन से दैट एज अ अर्थ रोटेट इट्स वेबल स्लाइटली अपॉन इट्स एक्सिस, यू कैन से दैट इट्स लाइक ऑफ सेंटर स्पिनिंग टू टॉय टॉप। मतलब ऊपर से घूमते हुए आप इसको देखोगे तो किस तरीके से ये जैसे कि आपकी लट्टू घुमा दो तो उसका जो एक्सिस है उसको घुमा कर भी वो एक सर्कल बनाता है ऊपर साइड में, दैट इज़ अ नोन एज प्रिसीजन। यही होता है इसका।
ये अब मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो सेपरेट वीडियो बनाऊंगा उसमें। तो फिलहाल इसको बस इतना ही जानो कि मैंने कोई भी साइकिल बस यही है कि अर्थ के शेप और उसके लिए और एंगल के लिए कि हाँ इसकी ऑब्लिक्विटी क्या है और प्रिसीजन क्या है, 3 बेसिस पे काम करता है। और इन्हीं चीज़ों को जो एक पैरामीटर लंबे समय के लिए उसको डिफाइन करके लॉन्ग टर्म का क्लाइमेट चेंज का, क्लाइमेट जो भी चेंजेस हो रहा है, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द मिलेनिकोविच साइकिल, यू कैन से दैट सिंपली। यानी शॉर्ट टर्म वेदर और लॉन्ग टर्म वेदर में जो होता है उसी को ये डिफाइन करता है कि हमारी सन की आइसोलेशन कितनी आ रही है, और इसी सन का आइसोलेशन का भी इम्पैक्ट पड़ता है ना इसके ऊपर। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो शेप साइज और इसका जो हमारा क्या कहते हैं कि साइकिल बनाती है ये, उसका सन की आइसोलेशन से क्या इम्पैक्ट पड़ता है और उससे क्लाइमेट चेंज पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये सारी चीज़ें मिलेनिकोविच साइकिल के द्वारा अच्छे से आइडेंटिफाई की जाती है। बट वन थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर दैट इज़ अ मिलेनिकोविच साइकिल कैन नॉट एक्सप्लेन द अर्थ करेंट वार्मिंग। क्यों नहीं कर सकता? यू हैव टू आइडेंटिफाई, यू हैव टू फाइंड दिस आंसर। The eighth question is the upwelling of the oceanic water is important for upwelling of the ocean important for enrichment of the nutrient in pelagic water, balancing of water circulation pattern in ocean and seas, making the pelagic water nutrient deficit, helping the survival of the bathing organism. The correct answer is a enrichment of nutrient in the pelagic water, that is the known as a upwelling. Upwelling is a process in which deep कोल्ड वाटर राइजेस टूवर्ड्स द सरफेस। इतना चीज़ आप जान के चलो। देखो बेसिकली व्हाट्स हैपन इन द अपवेलिंग एंड डाउनवेलिंग, द विंड्स ब्लोइंग अक्रॉस द ओशियन सरफेस पुश अवे वाटर, देन राइज अप फ्रॉम बीनीथ, एकदम नीचे से राइज अप फ्रॉम द बीनीथ द सरफेस टू रिप्लेस द वाटर दैट पुश्ड अवे। फिर उसको रिप्लेस करती हूँ, नीचे से आता है उसको ऊपर से हटाती हूँ, ऊपर से हटा दिया जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज अ अपवेलिंग। मतलब क्या हो गया, विंड ब्लोइंग अक्रॉस द ओशियन, जो भी विंड ब्लो करी अक्रॉस द ओशियन पे, सरफेस पुश अवे, उसको सरफेस से हटा दिया जाता है। फिर नीचे से आई उसको हटाया, ऊपर से हटाया, नीचे से गया तो ऊपर का हटेगा ना, ऑब्वियस सी बात है। तो वही होती है अपवेलिंग। और फिर वही जो फिर इसका जो अपवेलिंग अकर इन द ओपन ओशियन अलॉन्ग द कोस्टल लाइन एरिया, द रिवर्स प्रोसेस जो इसका होगा दैट इज नोन एज अ डाउन वेवेलिंग हो गया। इन्हीं की वजह से क्या होता है कि इनरिचमेंट वाटर की होती रहती है, जिससे कि न्यूट्रिएंट्स कंसंट्रेशन बढ़ता रहता है। द ninth answer is a element that cycle in the environment and that also have a gaseous phase at some point in the cycle include which of the following? oh that is a, देखो फास्फोरस ही जाने दो, ऑब्वियसली बात है गैसेस फॉर्म जो आ रही है सल्फर एंड कार्बन, सिंपल सा एलिमिनेशन आंसर है इसका बी एंड सी। हमारा लास्ट क्वेश्चन है Which type of plume behavior पूछ रहा है इसमें would expect from the stag located in a flat terrain if adiabatic lapse rate and normantic lapse rate show in the following diagram। इसमें कंसंट्रेशन दिया गया है, आप देख लो, कंसंट्रेशन कह रहा हूँ मैं, सॉरी। इसमें देखो डायग्राम दिया गया है कि इन्वायरमेंटल लैप्स रेट और एडियाबेटिक लैप्स रेट। एडियाबेटिक लैप्स रेट तो फिक्स है, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट क्या है, ये ग्रेटर देन है। इसमें क्या होगा, सुपर एडियाबेटिक कंडीशन हो गई, एटमॉस्फेयर क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया, अनस्टेबल हो गया क्या बन गया, लूपिंग। सिंपल सी बात है, इसके लिए भी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगा आप लोगों के लिए, वेट करिए। देखो जो 3-4-5 टाइप के हो गए आपके, कोनिंग हो गया, लूपिंग हो गया, फैनिंग हो गया, फ्यूमिगेशन हो गया, लोफ्टिंग हो गया। देखो कोनिंग में क्या हो गया, एटमॉस्फेयर क्या है आपका न्यूट्रल है एकदम से। लूपिंग में क्या है, अनस्टेबल हो गया है आपका पूरी तरीके से। फैनिंग में क्या है, स्टेबल है, देख ही रहे हो आप। फैनिंग में क्या है, स्टेबल है, यानी इन्वर्जन कंडीशन है, जैसे ऊपर जाओगे टेम्परेचर बढ़ेगा। फ्यूमिगेशन में क्या है, पहले तो ये अनस्टेबल है, फिर उसके बाद ये स्टेबल हो जा रहा है, तो ये हो जा रहा है फ्यूमिगेशन आपका। लोफ्टिंग में क्या है, पहले ही अनस्टेबल है, बाद में ये, पहले ये स्टेबल है, बाद में ये अनस्टेबल होता जा रहा है, देख रहे हो ना। पहले ये इन्वर्जन की कंडीशन में है, लोफ्टिंग में देखना, पहले ये इन्वर्जन कंडीशन में, फिर उसके बाद ये कम होता जा रहा है, यानी ये पहले स्टेबल है। जब ये इन्वर्जन में रहेगा, इन्वर्जन मीन्स क्या होगा, जैसे जैसे ऊपर जाओगे टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी ऊपर जाओगे टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी नीचे टेम्परेचर ठंडा है, ऊपर देखो क्या होता है हमारे यहाँ की, जैसे जैसे जो करेक्ट हमारे टोपोस्फियर की जो टेंडेंसी होती है, सिंपल से रैपिडली बता दे रहा हूँ, बाकी तो आपको मैं जब डिटेल बताऊँगा जानना। जैसे जैसे ऊपर जाते हो आप, क्या होता है, टेम्परेचर डाउन होता है, लेकिन इन्वर्जन क्या होता है, जैसे जैसे ऊपर जाओगे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ऊपर जाने पर टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी कि आपका एयर पार्सल ऊपर जाने पे गर्म हो जाएंगी, नीचे क्या रहेगी, ठंडी रहेगी। तो जो नीचे ठंडी रहेगी वो ठंडी नीचे ही रहेगी, जो ऊपर गर्म ऊपर रहेगी। तो एटमॉस्फेयर क्या होगा आपका, स्टेबल रहेगा। अब ऊपर वाला तो नीचे आएगा नहीं ना, गर्म हवा तो ऊपर ही रहेगी, गर्म हवा तो नीचे आएगी नहीं, क्योंकि अब ऊपर जाने पर गर्म हो रहा है, नीचे तो ठंडा रहेगा।
तो ऑब्वियस सी बात है वो एटमॉस्फेयर स्टेबल हो जाता है। ये पॉल्यूशन के डॉल्यूशन के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है, मतलब इम्पैक्ट इसका होता है, इसमें डिफ्यूजन प्रोसेस नहीं हो सकता। तो पॉल्यूटेंट जो भी हो गए आपके, उनका मूवमेंट सही से नहीं हो सकता, तो ये बैड होता है, बहुत ज़्यादा ही होता है। लोफ्टिंग में यही मतलब, ये आपका फैनिंग में इन्वर्जन कंडीशन है, यानी एटमॉस्फेयर स्टेबल है। फ्यूमिगेशन में आपका पहले आपका है कि अनस्टेबल है, फिर उसके बाद स्टेबल हो गया है। और लोफ्टिंग में क्या है कि पहले आपका स्टेबल है, फिर अनस्टेबल हो गया है। यही कंडीशन है, बाकी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से। तो अब देखिएगा, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, थैंक यू। और उसके बाद कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, डायनामिक स्टडी के ऊपर फोकस करते रहिए। थैंक यू।